हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप। मैं हूं डीआरएक्स देवेशपाल और आज हम लोग 11th क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर है उसे रीड करने वाले हैं, जिसका नाम है जीवों में जनन यानी कि रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो अब हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन की कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो रिप्रोडक्शन वह एक प्रोसेस होती है जिसमें अपने ही जैसी हम लोग नई संतति को जन्म देते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं रिप्रोडक्शन। अब ऑर्गेनिज्म की बात करें तो हमको दो चीज़ें देखने को मिलती है इसमें मोटे तौर पर, एक जंतु और एक पादप। अब बात करें कि जनन क्यों आवश्यक है, तो जनन की बात करें तो ये इसलिए आवश्यक है क्योंकि हर एक ऑर्गेनिज्म की क्या होती है, जीवन अवधि होती है। जैसे मनुष्य की बात करूं, 60 से 70 मान के चले, अगर 60 से 70 वर्ष होने के बाद क्या हो जाएगा, मनुष्य खत्म हो जाएगा। तो मनुष्य क्या कहते हैं, अपने ही जैसी जो है नई संतति को बनाते रहते हैं। जैसे कि हमारे मम्मी पापा ने हमें जन्म दिया, हम अपने चुन्नू मुन्नू को जन्म देंगे। तो क्या होता है, जनन क्यों आवश्यक है, तो जाति को निरंतर बनाए रखने के लिए क्या है, जनन आवश्यक है। अब बात करते हैं जीवन अवधि की कि जीवन अवधि होती क्या है। तो जन्म से लेकर मृत्यु तक का जो काल होता है, समय होता है, उसे जीवन अवधि नहीं कहते हैं। अगर मान लो किसी का जन्म हुआ, वो पैदा हुआ, मस्त घूमने गया, वो पल्सर वल्सर से जा रहा है, पल्सर बाइक से घूमने, कहीं उसने टक्कर मार दी, बहुत तेज चला रहा है, उसकी मृत्यु हो गई, तो ये तो नहीं बोल सकते कि मनुष्य की जो आयु है वो 18 साल है या 20 साल है, 24 साल है, नहीं। तो क्या है जीवन अवधि, जन्म से लेके जो प्राकृतिक मृत्यु यानी नेचुरल जो मृत्यु होती है तो जन्म से लेके प्राकृतिक मृत्यु के बीच का जो समय होता है उसी को अपन क्या कहते हैं, जीवन अवधि कहते हैं। इसके बाद आपको याद रखना है कि जीवन अवधि जो है इसका आकार पर निर्भर नहीं करती है। ये जीवन अवधि जो है आकार पर निर्भर नहीं करती है। तो एनसीईआरटी ने एग्जाम्पल दिया है, तो कोई भी ऑर्गेनिज्म या तो बहुत कम इनकी जीवन अवधि हो सकती है या फिर बहुत अधिक हो सकती है। यानी किसी की भी जो जीवन अवधि है या तो बहुत कम हो सकती है या बहुत अधिक हो सकती है, एक दिन भी हो सकती है और 1000 वर्ष भी हो सकती है। तो लाइफ स्पान का एक उदाहरण दिया है एनसीईआरटी माता ने, कौवा और तोता। आकार में तो ये समान होते हैं लेकिन जीवन अवधि में इनके जो है बहुत अंतर होता है, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद आम और पीपल की बात करें तो यहाँ पे जो आम की जीवन अवधि होती है ना, पीपल से कम होती है। इसका मतलब क्या है कि पीपल की बहुत ज़्यादा होती है और आम की क्या होती है, कम होती है। इसके बाद जीवन अवधि की बात करें तो यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है कि एक कोष की जीव जो होते हैं वो अमर होते हैं, उनकी प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती है। जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं जो पैदा हुए हैं उनकी मृत्यु होती ही होती है, लेकिन एक कोष की जीव की बात करूँ तो ये अमर होते हैं, इनकी प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती है। इसके बाद बात करें कुछ जीवों की अनुमानित जीवन अवधि यानी अप्रोक्सीमेट लाइफ स्पान ऑफ सम ऑर्गेनिज्म। तो जंतुओं की बात करें तो हाथी यानी कि एलिफेंट, पता है ना एलिफेंट क्या होता है, जिसकी लंबी लंबी सूंड होती है, लंबे लंबे कान होते हैं। जब भी नारियल नहीं, मतलब जब भी गाँव में हाथी घूमने आता है ना, तो उसके पैर के नीचे नारियल रखा जाता है, तो वो फोड़ देता है हाथी, तो समझा जाता है कि हाँ भाई ये जो गणेश जी महाराज है या हाथी जी है, इनका आशीर्वाद मिल गया है। तो एलिफेंट की बात करूँ तो 60 से लेकर 90 वर्ष इनकी जो है जीवन अवधि होती है। इसके बाद कुत्ता की बात करूँ जिसके डॉग कहते हैं, तो कुत्ता या कुतिया भी हो सकती है, तो इसकी लाइफ स्पान जो है 20 से 25 वर्ष होती है। तितली यानी बटरफ्लाई 1 से लेकर 2 हफ्ते जीवन होती है, जो लगभग सबसे कम होती है, ये याद रखना है। कौवा यानी क्राउ की 15 वर्ष। गाय की बात करूँ काऊ, ये होती है 20 से लेकर 25 वर्ष। तोता यानी पैरोट 140 वर्ष। मगरमच्छ, तो ये मगरमच्छ नहीं है, ये है मगरमच्छ यानी कि क्रोकोडाइल, तो ये 60 वर्ष होती है इसकी। घोड़ा की बात करूँ यानी हॉर्स की, तो 60 वर्ष। फल मक्खी यानी फ्रूट फ्लाई 2 हफ्ते। कछुआ यानी टॉर्टोइस की बात करूँ तो 100 से लेकर 150 वर्ष। यानी कि एनिमल्स की बात करूँ तो सबसे ज़्यादा जो जीवन अवधि होती है वो होती है कछुआ की और सबसे कम होती है तितली की। पादप की बात करूँ तो गुलाब यानी कि रोज़, तो ये 5 से 7 वर्ष होती है इसकी जीवन अवधि। केले की बात करूँ बनाना ट्री 25 वर्ष। धान की बात करूँ जिसको अपन राइस प्लांट कहते हैं, तो ये 3 से 4 महीने। इसके बाद बरगद जिसको अपन बेनियान ट्री कहते हैं, तो बनियान ये जो अपन पहनते वाली बनियान नहीं है, ठीक है ना, इसको कहते हैं बेनियान ट्री जिसको बरगद है, तो 200 वर्ष होती है, तो जो लगभग सबसे अधिक है और बोला जाता है कि कोलकाता में शायद आज भी स्थित है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं जीवों में जनन की। तो जीवों के जनन में होता क्या है, संतति क्या करती है। पहले तो क्या होता है, किसी भी चीज़ ऑर्गेनिज्म का जन्म होता है और जो संतति होती है वो धीरे धीरे वृद्धि करती है, फिर परिपक्व हो जाती है और अपनी एक नई संतति बना लेती है और खुद की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो ये ऐसे ही चक्र चलते रहता है।
तो अब जीवों में जनन की बात करूँ तो 2 टाइप्स हम लोगों को देखने को मिलता है। एक देखने को मिलता है अलैंगिक जनन और दूसरा देखने को मिलता है लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन यानी कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें एकल जीव आते हैं, पादप आते हैं और जंतु आते हैं जिसमें साधारण जीव आते हैं। इसके बाद हम लोग बात करें अलैंगिक जनन होता क्या है, तो ये एकल जनन यानी कि एक ही यहाँ पे पेरेंट्स की ज़रूरत होती है, चाहे वो मेल हो या फिर फीमेल हो। तो एकल जनन के द्वारा होती है यहाँ पे, और युग्मक निर्माण या फिर इसकी अनुपस्थिति, यानी कि युग्मक का निर्माण हो भी सकता है या इसकी अनुपस्थिति में भी जो है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाता है। यहाँ पे युग्मक संलयन नहीं होता है, यह आपको याद रखना है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि 2 युग्मक बन ही नहीं रहे हैं, एक ही युग्मक बन रहा है। इसके बाद उत्पन्न संतान अपने जनक के एकदम समान होती है, यानी कि अलैंगिक जनन की बात करूँ तो इससे उत्पन्न जो संतान होती है वो अपने जनक से एकदम समान होती है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, ऐसा क्यों? तो वो आकारिकी तथा अनुवांशिकी रूप से जो है अपने पेरेंट्स के समान होती है, इसलिए इसको अपन कहते हैं क्लोन। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना, अलैंगिक जनन से उत्पन्न होने वाली संतान को हम लोग क्लोन कहते हैं, क्योंकि वो अपने जनक से आकारिकी तथा अनुवांशिक रूप से क्या होती है? समान होती है। लैंगिक जनन यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करूं तो इसमें 2 विपरीत जनक सम्मिलित होते हैं, जिसमें मेल और फीमेल आती है। तो मेल और फीमेल के जो युग्मक होते हैं वो आपस में मिलके क्या करते हैं? गैमेटोजेनेसिस करते हैं, यानी कि गैमेटोजेनेसिस नहीं, गैमेट फ्यूज़न होता है, यानी कि जिसको अपन यहाँ पे युग्मक संयोजन कहते हैं अपन। तो उससे क्या होता है? फिर जायगोट बनता है और फिर वो आगे की बहुत सारी प्रोसेस वो अपन लैंगिक जनन में देखेंगे। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं विखंडन, जिसको अपन फिजन कहते हैं। मतलब मैंने मेन टॉपिक नहीं बोला। तो अब हम लोग क्या देखने वाले हैं? अलैंगिक जनन के प्रकार, यानी टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसका पहला टाइप है विखंडन। विखंडन यानी कि फिजन। तो फिजन की बात करें तो इसमें 2 टाइप है। तो पहला टाइप है द्विखंडन, यानी कि बाइनरी फिजन, यानी जीव जो है 2 भागों में डिवाइड हो जाता है। तो बाइनरी फिजन की बात करें तो ये एक कोष के जीवों में देखने को मिलता है, जैसे कि प्रोटिस्टा और मोनेरा। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि जो अमीबा है उसमें विभाजन होता है और एक अमीबा 2 जीव में क्या हो जाता है? डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ पे 2 संतति कोशिका का निर्माण हो जाता है। तो इसी को हम लोग कहते हैं बाइनरी फिजन। तो एग्जाम्पल आपको याद रखना है। एग्जाम्पल की बात करूँ तो जो साधारण या अनियमित द्विखंडन होता है, यानी कि सिंपल या फिर बाइनरी जो फिजन होता है, जो इर्रेगुलर होता है, जिसमें कोई नियमित तरीके से ये नहीं होता है, तो एग्जाम्पल क्या है? अमीबा, उसका कोई भी आकार नहीं होता है। इसके बाद अनुप्रस्थ विखंडन किसमें देखने को मिलता है? यानी कि ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। ठीक है, अनुप्रस्थ का मतलब अब मैं कैसे समझाऊं आपको ऑडियो में, तो इसको जो है आप बाबा गूगल कर लेना। तो पैरामीशियम और लंबवत तो आप समझ गए होंगे। तो लंबवत का उल्टा जो है अनुप्रस्थ होता है। तो लंबवत की बात करूँ यानी लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन, तो इसका एग्जाम्पल है यूग्लिना। तो ये आपको याद रखना है कि अनुप्रस्थ का एग्जाम्पल है पैरामीशियम, लंबवत का एग्जाम्पल है यूग्लिना और सिंपल या अनियमित द्विखंडन का एग्जाम्पल है अमीबा। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं बहुखंडन। बहुखंडन का मतलब होता है मल्टीपल फिजन। तो मल्टीपल फिजन की बात करूँ तो यहाँ पर अमीबा एग्जाम्पल आता है। अमीबा की बात करें तो अमीबा जब विषम परिस्थिति रहती है अमीबा के साथ में, जैसे कि अभी मेरे साथ है, क्योंकि कूलर पंखे कुछ चालू नहीं है तो मेरे साथ भी जो है विषम परिस्थिति है। जैसे ही चलो मैं इसके थ्रू ये भी समझा देता आपको विषम परिस्थिति क्या है, कि विषम परिस्थिति ये है कि अभी मैं कूलर पंखे चालू नहीं कर सकता हूँ, लेकिन जैसे ही ऑडियो रिकॉर्ड हो जाएगा तो मेरे लिए अनुकूल परिस्थिति आ जाएंगी, यानी कि मैं क्या करूँगा? कूलर और पंखे चालू कर लूँगा। तो ये हो गई विषम परिस्थिति अभी की। तो अमीबा के साथ भी विषम परिस्थिति है। तो ये क्या करता है? अपने जो पादप है उसको संकुचित कर लेता है, यानी कि सीडोपोडिया जो होते हैं इसके पास, जिसके द्वारा ये चलता है, उसको ये संकुचित कर लेता है, कॉन्ट्रेक्शन कर लेता है और करता क्या है? अपने चारों तरफ एक आवरण बना लेता है। तो कौन सा आवरण होता है? तो त्रिस्तरीय कठोर आवरण को ये स्त्रावित करता है, जिसको अपन पुट्टी या फिर सिस्ट कहते हैं। और इस पूरी परिघटना को, इस फिनोमिना को हम लोग क्या कहते हैं? पुट्टी भवन। तो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं जब इसके पास अनुकूल परिस्थिति आती है तो क्या करता है? ये बहुविखंडन करता है या बहुखंडन द्वारा ये जो है विभाजित हो जाता है। और यहाँ पे अनेक जो है सूक्ष्म अमीबा या बीजाणु अमीबा यानी कि स्यूडोपोडियो स्पोर्स को ये उत्पन्न कर लेता है। और यहाँ पे जो त्रिस्तरीय अपन ने आवरण यहाँ पे देखा, सॉरी ये फंबल जो है इग्नोर करो,
त्रिस्तरीय जो कठोर आवरण होता है ये जो है रैप्चर हो जाता है और वहाँ पे पुट्टी की जो भित्ति है वो जो है फट जाती है और बहुत सारे बीजाणु वहाँ से आ जाते हैं। तो बीजाणु विकसित होकर जो है एक अभिक्रिया करते हैं जिसको अपन बीजाणु जनन कहते हैं। क्लियर है? तो अपना क्या संपन्न हुआ यहाँ पे द्विखंडन। इसके बाद में ये पसीने का कुछ इंतजाम करूँ, गर्मी का कुछ इंतजाम करूँ, तो एक मिनट भी नहीं, कुछ सेकंड आप वेट करो, फिर हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम लोग क्या देख चुके थे? विखंडन देख चुके थे। अब हम लोग देखते हैं मुकुलन यानी कि बडिंग। बडिंग की बात करें तो इसका एग्जाम्पल है यीस्ट और हाइड्रा, और इस चैप्टर में जो है ना सबसे ज़्यादा आपको एग्जाम्पल याद रखने हैं। तो बडिंग का एग्जाम्पल क्या है? यीस्ट और हाइड्रा। तो इसमें होता है क्या, जो यीस्ट है उसमें केंद्रक है, रिक्तिका है। तो सबसे पहले आपको पता है जब सेल डिवाइड करती है तो सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस होती है, यानी कि केंद्रक का विभाजन होता है, और उसके बाद में साइटोकाइनेसिस होती है, यानी कि कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। तो जैसे ही कैरियोकाइनेसिस होंगी तो यहाँ पे एक केंद्रक से दो केंद्रक बन जाएंगे, और यहाँ पे जो है ना ऊपर साइड एक बड का निर्माण हो जाएगा, यानी कलिका का निर्माण हो जाएगा। उसके बाद जैसे ही साइटोकाइनेसिस होगा तो यहाँ पे ये जो बड है ना ये सेपरेट हो जाएंगे, सेपरेट ऑफ बड, यानी कि इसका पृथक्करण हो जाएगा। तो यहाँ पे एक जीव से कितने जीव बन जाएंगे? दो जीव बन जाएंगे। तो ये क्या अपन ने देखा, यीस्ट और हाइड्रा। ये किसका एग्जाम्पल है? बडिंग का। अब हम लोग बात करते हैं थर्ड, चल बीजाणु यानी कि जूस्पोर्स। तो जूस्पोर्स की बात करूँ तो इसका एग्जाम्पल है क्लेमाइडोमोनास। तो इसमें क्या होता है, तो यहाँ पर जो है आवरण होता है, और आवरण के ऊपर छोटे छोटे जो है ना स्पोर्स लगे रहते हैं, जो चल बीजाणु, जिसके ऊपर जो फ्लैजिला भी होता है। तो ये फंजाई जगत के सदस्य होते हैं और साधारण पादप होते हैं, इसलिए इनको अपन शैवाल कहते हैं। तो शैवाल का एग्जाम्पल है क्लेमाइडोमोनास। क्लियर है? अब हम लोग बात करते हैं कोनेडिया। तो कोनेडिया का एग्जाम्पल है पेनिसिलियम। तो पेनिसिलियम क्या होता है, एक पेड़ होता है, उसके ऊपर छोटे छोटे स्पोर्स लगे होते हैं, कोनिडिया लगे होते हैं, तो उसी को अपन कहते हैं कोनेडिया, और जो अपने पेरेंट्स से लगे होते हैं लेकिन धीरे धीरे एक समय बाद अपने पेरेंट्स से अलग हो जाते हैं। तो याद रखना है कि कोनेडिया का एग्जाम्पल क्या है? पेनिसिलियम। इतना डिटेल में आपको नहीं पूछा जाएगा, आपको सिर्फ पूछा जाएगा कि कोनेडिया का एग्जाम्पल क्या है। इसके बाद बात करें जैम्यूल निर्माण, तो इसका एग्जाम्पल है स्पंज। तो स्पंज की बात करें तो क्या होता है, एक मटके के समान इसकी संरचना होती है, ऊपर एक छिद्र होता है जिसको सूक्ष्म छिद्र या माइक्रोफाइल अपन कहते हैं, बीच में उस मटके में क्या भरा होता है, तो वहाँ पे जो है एमीबोसाइट सेल होती है। तो ये इंपॉर्टेंट याद रखना है कि कौन सी सेल होती है। तो एमीबोसाइट सेल होती है जो आगे चल के जो है जैम्यूल का निर्माण करती है। इसके बाद बात करें, उस मटके के बाहर में कांटे लगे रहते हैं जिसको अपन एकाक्ष कंटिकाएं कहते हैं, यानी कि मोनोसोन स्पेकुल्स, यानी कि एक बार और ट्राई करते हैं, मोनेक्सोन स्पेकुल्स। हाँ, मोनेक्सोन, फिर ये स्लिप हो गया, सो 1 मिनट आप भी ट्राई करो। मोनेक्सोन स्पेकुल्स इसको कहते हैं। देखो, बायोलॉजी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हो जाती है ना स्टूडेंट्स को भी और सभी को, टर्मोलॉजी। हालांकि ऐसा नहीं है, टर्मोलॉजी को हम लोग जब बार बार रिपीट करते हैं, मैं हमेशा आपको कहता हूँ रिपीटेशन इज़ द की ऑफ सक्सेस। जितनी बार आप रिपीट करोगे आपके सक्सेस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए मैं बोलता हूँ कि ये ऑडियो भी इसलिए मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि आप बस में हो या कहीं पे भी खाना बना रहे हो या कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो, मॉर्निंग वॉक कर रहे हो, तो उस वक्त इसको सुन लो। ये नहीं कि हम लोगों ने पहले से पढ़ लिया तो नहीं सुनना है, या पहले से एक बार सुन लिया तो अब दोबारा सुनने की क्या ज़रूरत है। नहीं, बार बार सुनना है ताकि टर्मोलॉजी हमारे दिमाग में फिट हो जाए। क्योंकि ये जो बायो की टर्मोलॉजी है ना, एक बार पढ़ने पे हम लोगों को समझ में नहीं आएगी। तो ये क्लियर हुआ। कांटे का नाम क्या है? मोनेक्सोन स्पेकुल्स है। इसके बाद हम लोग क्या देखने वाले हैं, अपन अलैंगिक जनन के टाइप देख चुके हैं। क्या देख चुके हैं? द्विखंडन, बहुखंडन, मुकुलन यानी कि बडिंग, चल बीजाणु यानी कि जूस्पोर्स, कोनेडिया यानी कि कोनेडिया, और जैम्यूल निर्माण हम लोग देख चुके हैं। अब ये भी अलैंगिक जनन का ही टाइप होता है जिसको अपन कहते हैं कायिक प्रवर्धन यानी कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो क्या होता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन? तो पौधे के कायिक अंग के द्वारा नए पौधे के निर्माण करने की प्रोसेस को अपन कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो ये जो कायिक अंग है प्लांट के, वो कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे कि जड़, तना, पत्ती, कलिका और भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे दो जनक भाग नहीं लेते हैं क्योंकि ये भी अलैंगिक जनन का ही टाइप होता है। तो कुछ यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं प्रोसेस। तो इसमें पहला पार्ट आता है ऊपरी भूस्तारी यानी कि रनर, दूसरा प्रकंद यानी कि राइजोम, अंतः भूस्तारी यानी कि सकर, फिर आता है कंद यानी कि ट्यूबर, फिर भूस्तारिकी यानी कि ऑफसेट, सल्ककंद यानी कि बल्ब, भूस्तारी यानी कि स्टोलन, और पुनरुद्भवन यानी कि रीजनरेशन।
तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, सबसे पहले जो हमारी प्रोसेस है नए पौधे को बनाने की, तो वो है भूविस्तारी की यानी कि ऑफसेट। तो ऑफसेट का एग्जाम्पल आपको याद रखना है पिस्टिया और जलकुंभी यानी कि वाटर हाइसिंथ। तो वाटर हाइसिंथ की बात करूँ तो इसको जलाशयों की महाविपत्ति कहते हैं, या फिर इसको अपन कहते हैं बंगाल का आतंक यानी कि टेरर ऑफ बंगाल। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसको जब इसका भारत में आगमन हुआ था तो इसकी सुंदरता के कारण इसको लाया गया था। सुंदर आकार के पुष्प लगे थे इसमें, तथा जो है पत्ती के कारण इसको लाया गया था। मतलब इसलिए लाया गया था क्योंकि इसके सुंदर आकार था, इसका सुंदर आकार। वाह 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 वाह, सॉरी 1 मिनट, फिर से ट्राई करते हैं। जलकुंभी, जलकुंभी की बात करें तो इसका जब भारत में आगमन हुआ था तो क्यों आगमन हुआ था? इसके सुंदर आकार के पुष्प के कारण तथा पत्तियों के कारण। तो जैसे ही इसको लाया तो ये ठहरे हुए जल में इसको लगाया गया था, तो सर्वाधिक वृद्धि की इसने और खरपतवार के रूप में इसने काम किया। और क्या किया, जल से सारी ऑक्सीजन को इसने खींच लिया। तो क्या हुआ, मछलियाँ क्या होने लगी, वहाँ से मरने लगी। इसलिए इसको कहते हैं जलाशयों की महाविपत्ति। इसके बाद बात करते हैं प्रकंद यानी कि राइजोम। तो एग्जाम्पल है केले, अदरक और हल्दी। तो अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं होता क्या है। तो यहाँ पे 2 पार्ट होते हैं, एक होता है इंटरनोड और एक होता है नोड। नोड की बात करें तो आप अदरक देखो, जिस पार्ट से अदरक को अपन तोड़ लेते हैं तो वो नोड से टूटता है, और 2 नोडों के बीच के स्पेस को अपन कहते हैं इंटरनोड। इसके बाद अदरक की बात करूँ तो अदरक सीधा सीधा होता है और उसके आउटसाइड में जो है ना और कुछ कली लगी होती है, तो उसको अपन कली ही कहते हैं, यानी कलिका या बड कहते हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो अदरक में से एक रूट निकलती है जिसको एडवेंटियस रूट कहते हैं, अपस्थानिक जड़ें कहते हैं अपन। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो जो नोड की बात करूँ तो यहाँ पे नमी युक्त मृदा अथवा जल के संपर्क में आने पर ये क्या कर लेते हैं, यहाँ पे नए पादप को उत्पन्न कर लेते हैं। तो ये याद रखना, नोड पे जो है नए प्लांट का जन्म हो जाता है। इसके बाद कंद की बात करूँ, ट्यूबर्स की, तो एग्जाम्पल क्या है, आलू। तो आलू में होती है कलिका या फिर आँख। तो आपको याद रखना है कि आलू की जो आँख होती है ना, जिसको अपन ट्यूबर्स भी कह देते हैं, कलिका भी कह देते हैं, तो वहाँ से जो है आलू का निर्माण होता है। इसके बाद बात करते हैं शकर कंद यानी कि बल्ब। तो इसका एग्जाम्पल है प्यार यानी कि प्याज। फिर है ऊपरी भूविस्तारी यानी कि रनर। तो इसका एग्जाम्पल है धूप घास और खटी बुटी। तो रनर का मतलब क्या होता है, रनर यानी कि दौड़ने वाला, रन बोलते हैं ना अपन। तो इसका एग्जाम्पल घास आपने देखा ही होगा, धूप घास, जो एक जगह फैली रहती है और वहाँ से फिर पूरे स्थान पे फैल जाती है आगे तक के। तो यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे भी नोड होता है, जो फैला वाला एरिया रहता है उसको रनर कहते हैं। और यहाँ पे जो है यहाँ पे भी जो है अपस्थानिक जड़ें होती है और वहाँ से जो है न्यू प्लांट का क्या हो जाता है, जन्म हो जाता है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अंतः भूविस्तारी, जिसको अपन शकर कहते हैं। तो शकर का एग्जाम्पल है पुदीना और गुलदाउदी। शकर यानी एस और पुदीना यानी कि खट्टा, तो खट्टा मीठा करके इसको याद रख लेना। शकर का एग्जाम्पल क्या, पुदीना और गुलदाउदी। स्टोलोन की बात करूँ तो स्ट्रॉबेरी इसका एग्जाम्पल है। पत्ती की बात करूँ कि पत्तियों के द्वारा कैसे जो है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है, तो इसका एग्जाम्पल है अजूबा, जिसको अपन ब्रायोफिल्लम कहते हैं या फिर पत्थर चट्टा कहते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है बिगोनिया। तो यहाँ पे भी क्या होती है, अपस्थानिक कलिकाएँ उत्पन्न हो जाती है पत्तियों की। यहाँ पे एक कटी कटी पत्ती होती है, आपने देखा होगा, पत्ती में कट लगा रहता है और वो जैसे नीचे जो गिरती है या फिर कई बार ऊपर भी रहती है और भी पत्ती, तो वहाँ से एक नई पत्तियों का क्या होने लग जाता है, जन्म होने लगता है। इसके बाद अगेओ। तो इसका एग्जाम्पल है अगेओ का बुलबुल की पर्ण कलिकाएँ। तो इसको बुलबुल याद रख लेना आप, बुलबुल रानी, तो आपको अच्छे से याद रहेगा। तो अगेओ की बात करें तो बुलबुल की पर्ण कलिकाएँ। पुनरुद्भवन की बात करें तो रीजनरेशन, जिसका एग्जाम्पल है हाइड्रा। इसके बाद हम लोग बात करें नेक्स्ट, तो नेक्स्ट हम लोगों को बात करना है लैंगिक जनन के बारे में। तो अलैंगिक जनन यहाँ पे संपन्न हुआ। क्या देखा, अलैंगिक जनन के कुछ अपन ने एग्जाम्पल्स देखे कि अलैंगिक जनन किस प्रकार से होता है। तो अपन ने देखा था द्विखंडन, बडिंग, जैम्यूल, कोनिडिया, जैम्यूल, तो ये सारी चीज़ें देखी थी। उसके बाद अपन ने कायिक प्रवर्धन देखा। तो ये एग्जाम्पल याद रखने, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। अब अपन देखते हैं लैंगिक जनन। तो लैंगिक जनन की बात करें तो ये जो है पादप, जंतु और फंजाई सभी में जो है एक जैसे पैटर्न्स अपनाते हैं। जैसे लैंगिक जनन क्या होता है, तो पहले लैंगिक जनन देख लेते हैं। इसमें जो है जटिल तथा धीमी प्रक्रिया है लैंगिक जनन। तो आपको पता है धीमी प्रक्रिया है, जटिल प्रक्रिया है। धीमी क्यों? क्योंकि अलैंगिक जनन की बात करूँ तो लगभग 2, 4, 5 दिन में भी जो है बच्चा पैदा हो जाता है।
लेकिन लैंगिक जनन की बात करूँ तो 9 मंथ तक वेट करना होता है, तो बहुत धीमी प्रक्रिया है। 2 विपरीत जन को क्या आवश्यकता होती है, तो जो है सीमा और रानी आपस में शादी नहीं कर सकती है, सोनू मोनू आपस में शादी नहीं कर सकते हैं। लैंगिक जनन के लिए 2 विपरीत जनकों की आवश्यकता होती है, मेल और फीमेल। तो मेल और फीमेल की बात करें तो आपको पता होगा कि मेल और फीमेल जो है डिप्लॉइड प्राणी है, यानी कि 2n यानी कि 46 गुणसूत्र होते हैं, द्विगुणित प्राणी है। तो इसमें क्या होता है, मेल में भी और फीमेल में भी होती है मियोसिस यानी कि अर्धसूत्रीय विभाजन। तो यहाँ से बन जाता है मेल में नर युग्मक जिसको अपन शुक्राणु कहते हैं, स्पर्म कहते हैं, और मादा की बात करें तो यहाँ पे बन जाता है मादा युग्मक यानी कि अंडाणु जिसको अपन ओवम कहते हैं। तो यहाँ पे अर्धसूत्री हुआ यानी कि गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाएंगे, आदि। तो आपको याद रखना है कि शुक्राणु या अंडाणु या युग्मक की बात करूँ तो इसमें गुणसूत्र की संख्या आदि रहती है, यानी कि ये क्या रहते हैं, अगुणित रहते हैं, हैप्लॉइड रहते हैं। अब यहाँ पे दोनों युग्मक आपस में मिलेंगे, तो नीट में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि दोनों युग्मक के मिलने की प्रोसेस को क्या कहते हैं। तो याद रखना, इसको निषेचन नहीं कहते हैं, इसको कहते हैं अपन युग्मक संलयन यानी कि गैमेट फ्यूजन, या फिर इसको अपन कहते हैं संयुग्मन यानी कि सिंगैमी। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करें स्पर्म और अंडाणु की, तो जैसे ही आपस में मिलते हैं तो युग्मनज का निर्माण होता है यानी कि जाइगोट का निर्माण होता है। तो जाइगोट के निर्माण की प्रोसेस को हम लोग कह देते हैं फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन। निषेचन के बाद क्या होगा, तो निषेचन के बाद होगा भ्रूण का निर्माण यानी कि एम्ब्रियो का निर्माण, और उसके बाद नए जीव का निर्माण हो जाएगा यानी कि नए चुन्नमुन्नू का जन्म हो जाएगा, चैं पौ करते हुए। अब ऐसा तो नहीं करता है, लेकिन जैसे भी रोता है अपनी मम्मी से पूछना कि आप कैसे रोते, तो बस वैसे ही जन्म हो जाता है। चलिए, तो ये हुआ लैंगिक जनन। तो हम लोग बात कर रहे थे कि चाहे वो पादप हो, जंतु हो, फंजाई हो, इन सब में एक जैसे ही पैटर्न होते हैं। जो मैंने अभी पैटर्न बताया ना कि युग्मक आपस में मिलेंगे, फिर जाइगोट बनाएंगे, फिर भ्रूण बनेंगे, तो सभी में पैटर्न यही होगा, चाहे वो पादप हो, जंतु हो या फंजाई हो। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं लैंगिक जनन की कुछ फेसेस होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले तो जन्म हुआ। जन्म के बाद क्या होता है, किशोर अवस्था आती है, किशोर अथवा कायिक अवस्था कहते हैं इसको, यानी कि जुवेनाइल या फिर वेजिटेटिव फेज। तो उसके बाद क्या होता है, फिर किशोर अवस्था की समाप्ति हो जाती है, फिर आता है लैंगिक जनन से पूर्व की जो अवस्था होती है उसको अपन किशोर अवस्था कहते हैं। फिर हम लोग बात करते हैं, फिर आता है जनन अवस्था यानी कि रिप्रोडक्टिव फेज, यानी लड़का या लड़की जहाँ पे जवान हो जाती है, जहाँ पे बाबू सोना की कहानी स्टार्ट हो जाती है और लव यू सॉन्ग बजने लगता है हमारे कानों में, और चुन्नू मुन्नू को जन्म देने के लिए जो है यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म है वो तैयार हो जाता है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, उसके बाद क्या आता है, तो थर्ड फेज आता है सेनेसेंस या फिर ओल्ड एज, जिसको जीर्णता कहते हैं अपन, यानी कि वृद्धावस्था। और वृद्धावस्था की बात पता ही है आपको क्या होता है, उसके बाद फिर मृत्यु हो जाती है। तो जनन अवस्था की बात करूँ तो ये उच्च पादपों में आसानी से देखा जा सकता है उनके पुष्प लगने पर। कौन सा, जनन अवस्था। जैसे पुष्प की बात करूँ तो पुष्प में पता चल जाता है ना मेल वाला पार्ट कौन सा होता है, फीमेल कौन सा होता है, तो ये पता चल जाता है। अब हम लोग बात करें कुछ ऐसे पादप जो वार्षिक तथा द्विवार्षिक होते हैं। तो वार्षिक तथा द्विवार्षिक पादप की बात करें तो इसमें कायिक, जनन और जीर्णमान ये तीनों प्रदर्शित होती हैं। लेकिन बहुवर्षीय जातियों की बात करें तो इन प्रवस्थाओं का स्पष्ट रूप से परिभाषित करना थोड़ा कठिन होता है। तो ये 1 या 2 साल वाले पादप तो समझ में आते हैं, इसमें सब कुछ दिख जाता है, लेकिन जो बहुवर्षीय होते हैं उसमें थोड़ा कठिन होता है। इसके बाद असामान्य पुष्पीकरण, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं नीट में, तो आपको याद रखना है। नीट में मतलब सभी एग्जाम में, अब तो जो है GNT भी कन्वर्ट हो गया है, लेकिन फिर भी अगर किसी को वहम है, किसी के अधूरे सपने हैं कि नहीं मेरे करण अर्जुन आएंगे, यानी कि GNT का एग्ज़ाम आएगा, मेरे लिए तो ज़रूर आएगा, छाती चीर के आएगा, ज़मीन फाड़ के आएगा, तो उन लोगों के लिए भी हाँ थोड़ी संभावना है कि अगर GNT का एग्ज़ाम हुआ तो यहाँ से शायद क्वेश्चन आते हैं। तो हम शायद आते नहीं है, मतलब आते थे, और अभी भी अगर हुआ तो आएंगे। तो हम लोग बात करते हैं यहाँ पे सबसे अच्छा एग्जाम्पल बाँस। तो बाँस की बात करूँ तो सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा होता है ये पूरे जीवन काल में, यानी कि जो हमारे जीवन काल की बात करूँ तो 50 से 100 वर्षों के बाद में जो है केवल एक बार पुष्प पैदा करता है और बड़ी संख्या में फल उत्पन्न करता है, और उसके बाद फिर ये मर जाता है। इसके बाद बात करते हैं स्ट्रोबिलेंथम कुनियाना, जिसको अपन नीला कुरेंजी कहते हैं। ये टर्मिनोलॉजी जो है दिमाग में फिट कर लेना, बार बार सुन के या बार बार बोल के। स्ट्रोबिलेंथम कुनियाना क्या है, स्ट्रोबिलेंथम कुनियाना, जिसको अपन नीला कुरेंजी कहते हैं। तो 12 वर्षों में एक बार पुष्प यहाँ पे उत्पन्न होते हैं, और सितंबर-अक्टूबर 2006 में इस जो है पादप ने इतने पुष्प पैदा किए थे
तो कहाँ किए थे? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु के पहाड़ी क्षेत्र में। तो इतने किए थे कि जो सड़क थी वहाँ पे पुष्पों का कालीन सा बिछा दिखाई पड़ा था। तो कालीन यानी समझते हो ना, एक चादर मान के चलो कि चादर समान पुष्प जो है पूरे बिखरे हुए थे। तो इस दृश्य को देख के बहुत सारे सैलानियों की जो है बहुत सी संख्या इनकी ओर आकर्षित हुई थी। सैलानियों यानी एक सैलाब बोलूँ या सैलानियों की बात करें, ऐसे लोग जो कहीं जा रहे थे झुंड के रूप में, तो वो बहुत सारे लोग वहाँ पे आ गए, उसको देख के आकर्षित हो गए पुष्प को। इसके बाद हम लोग बात करें प्राणियों की, तो इसमें 2 प्राणी आते हैं, 2 कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं प्राणियों को, एक नॉन प्राइमेट्स स्तनधारी और एक प्राइमेट्स स्तनधारी। तो नॉन प्राइमेट्स स्तनधारी क्या होता है? स्तनधारी क्या होता है? पहली बात तो स्तनधारी वो होते हैं जो बच्चों को जन्म देते हैं और मिल्क पिलाते हैं। नॉन प्राइमेट्स और प्राइमेट्स क्या होता है? तो ये जो है विकास यानी इवोल्यूशन के आधार पे जो है 2 कैटेगरी डिवाइड कर दी है स्तनधारियों की भी। तो उसमें एक आती है नॉन प्राइमेट्स और एक आती है प्राइमेट्स। तो नॉन प्राइमेट्स स्तनधारी में कौन आता है? तो गाय, भेड़, चूहा, हिरन, कुत्ता, चीता। तो आपको पता है चूहा की जगह चूही भी बोल सकते हैं आप, और कुत्ता की जगह कुत्ते भी बोल सकते हो। चीता की जगह शायद चीती होगा। तो इनमें क्या होता है? तो मैं इसलिए ये सब बोल रहा हूँ क्योंकि ये फीमेल वर्जन के लिए ही ये यहाँ पे टॉपिक दिया गया है। तो इनमें क्या होता है? जनन के दौरान जो है चक्रिक परिवर्तन होता है इनमें। तो यहाँ पे क्या होता है ना, नॉन प्राइमेट्स स्तनधारी में ऑस्ट्रस साइकिल चलता है यानी कि मध्य चक्र चलता है। तो ये आपको याद रखना है, किसमें? गाय, भेड़, चूहा, हिरन, कुत्ता और चीता में। प्राइमेट स्तनधारी की बात करूँ तो बंदर, एप्स और मनुष्य। क्या है? बंदर, एप्स और मनुष्य। तो इसमें क्या होता है? ऋतुस्राव चक्र चलता है यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है। और ये मौसमी प्रजनक होते हैं, सतत प्रजनक होते हैं यानी कि सीजनल ब्रीडर्स होते हैं, और कंटिन्यू जो है रिप्रोडक्शन कर सकते हैं ये। तो जो है कंटिन्यूस रिप्रोडक्शन यानी कि ये कभी भी रिप्रोडक्शन कर सकते हैं और कभी भी बच्चों को जन्म दे सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है। जनवरी में बच्चा पैदा करो, फरवरी में करो, मार्च में करो, अप्रैल में करो, मनुष्य के लिए कोई रोक टोक नहीं है, कभी भी करो। बाकी योग के साथ थोड़ी सी बाउंडेशन है कि वो सीजनल्स होते हैं कि एक सीजन में ही बच्चे पैदा कर पाते हैं, लेकिन मनुष्य के साथ ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है। तो कॉन्ग्रेचुलेसन, मीठा खिलाओ सभी को। इसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों का प्राणियों अपन ने देख लिया, प्राणियों की बात करें नॉन प्राइमेट्स और प्राइमेट्स। इसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करते हैं लैंगिक जनन की कुछ घटनाएं। तो यहाँ पे इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो कितने इवेंट्स होते हैं? सबसे पहले तो निषेचन पूर्व घटना की, निषेचन से पहले की जो घटना होती है उसको अपन कहते हैं प्री फर्टिलाइजेशन। फिर दूसरी होती है निषेचन अथवा युग्मक संलयन यानी कि फर्टिलाइजेशन और सिंगेमी। और तीसरी होती है निषेचन पश्चात घटना यानी निषेचन के बाद वाली घटना, जिसको अपन पोस्ट फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो प्री फर्टिलाइजेशन में क्या क्या होता है? सबसे पहले तो युग्मक जनन होता है यानी कि गैमेटोजेनेसिस, और दूसरी प्रोसेस होती है युग्मक का स्थानांतरण। भाई युग्मक बनेंगे तो जो मेल गैमेट वो किसके पास चले जाएंगे? फीमेल के पास में, तो गैमेट का ट्रांसफ़र हो गया। और जैसे ही वो चले जाएंगे तो फिर क्या होगा? निषेचन होगा। तो निषेचन 2 टाइप से होगा, या तो बाह्य निषेचन होगा या फिर आंतरिक निषेचन होगा। निषेचन के बाद क्या होगा? जैसे निषेचन होगा तो हम लोगों ने बोला जायगोट बन जाता है। तो जायगोट और भ्रूणोद्भव यानी कि एम्ब्रियोजेनेसिस यानी कि एम्ब्रियो का निर्माण कैसे होगा, तो उसे एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे स्टार्ट करते हैं अपन युग्मक जनन यानी कि गैमेटोजेनेसिस। तो गैमेटोजेनेसिस की बात करूँ तो यहाँ पर समसूत्री भी 1 मिनट, युग्मक जनन की बात करूँ तो यहाँ पे आते हैं 2 कैटेगरी, एक आती है समयुग्मकी, एक आती है विषमयुग्मकी। समयुग्मकी यानी कि आइसोगैमेट्स या फिर इसको कहते हैं अपन होमोगैमेट्स। विषमयुग्मक की बात करूँ या विषमयुग्मकी की बात करूँ तो इसमें आते हैं हेट्रोगैमेट्स। तो होमोगैमेट्स का मतलब क्या है कि दोनों युग्मक यहाँ पे क्या होंगे? समान होंगे। एग्जाम्पल आपको याद रखना है क्लेडोफोरा। हेट्रोगैमेट्स की बात करूँ तो यहाँ पे 2 प्रकार के युग्मक पाए जाते हैं। जैसे कि नर की बात करूँ तो उसमें शुक्राणु पाए जाते हैं, और मादा की बात करूँ तो उसमें डिंब यानी कि अंडाणु पाए जाते हैं, और शुक्राणु को पुमणु भी अपन कहते हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं जो इंपॉर्टेंट है हेट्रोगैमेट्स में से, जहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ये शुक्राणु अंडाणु से तो आएंगे नहीं, तो क्वेश्चन आता है फ्यूकस से कि हेट्रोगैमेट्स की बात करें तो इसका एग्जाम्पल क्या है? फ्यूकस, जो एक प्रकार का शैवाल है। अब जीवों में लैंगिकता की बात करूं यानी सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म की, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार क्वेश्चन आया है यहाँ से। तो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, इसमें आते हैं द्विलिंगी या फिर उभयलिंगाश्री या फिर समथैलेसी प्राणी, जिसको अपन प्राणी नहीं पादप।
तो द्विलिंगी या उभयलिंगाश्री या समथैलेसी पादप, तो इंग्लिश में अपन कहते हैं बाइसेक्सुअल या फिर मोनोसियस या फिर होमोथैलिक। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, तो ये बाइसेक्सुअल के पहले तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल है कुकुरबिट तथा नारियल वृक्ष, कारा और शकरकंद। इसके बाद हम लोग बात करते हैं तो एक लिंगाश्री तथा विषम थैलेसी यहाँ पे पादप देखने को मिलते हैं। तो यूनिसेक्सुअल या फिर अपन कह सकते हैं इसको डाइसियस या फिर जो है हेटेरोथैलिक। तो इसमें एग्जाम्पल क्या है, पपीता, खजूर और मार्केंसिया। एक लिंगी प्राणी की बात करूँ तो एक लिंगी प्राणी में आता है यहाँ पे तिलचट्टा, जिसको अपन कॉकरोच कहते हैं। द्विलिंगी प्राणी की बात करूँ जिसको अपन बाइसेक्सुअल एनिमल कहते हैं, तो इसमें आता है केचुए, स्पंज, टैपवर्म और चौक। तो इसको जो है एक स्टोरी के थ्रू आप याद रख सकते हो। तो स्टोरी कुछ ऐसी है कि द्विलिंगी, चलो ये कैटेगरी में छोड़ रहा हूँ, डायरेक्ट जो है एग्जाम्पल की स्टोरी बता रहा हूँ कि कुकर में एक आपने कुकर लिया, उसमें क्या किया, नारियल का तेल डाला और उसमें फिर डाल दिया आपने शकरकंद। ठीक है, ये डाल दिया। उसके बाद उस कुकर को आप कार से लेके जा रहे थे, तो जाते वक्त आपने जो है पपीता और खजूर खरीद लिया रास्ते से, लेकिन आपकी गलती क्या हुई कि आपने दुकानदार को पैसे नहीं दिए। तो उसने क्या किया, आपको बहुत मारा। तो मारा से हो जाएगा मार्केंसिया, बहुत मारा। फिर क्या हुआ, मार खाने के बाद आपने जो है तिल्ली खाई, और तिल्ली खाने के बाद फिर से लोगों ने जो है टपाटप आपको मारना शुरू कर दिया। जैसे ही आपको टपाटप मारना शुरू किया लोगों ने, तो आपकी बॉडी से खून निकलने लगा। तो खून कौन पीता है, जोक, तो ये जोक एग्जाम्पल हो जाएगा। फिर क्या होगा, आपकी स्किन सूज गई थी, तो सूज गई थी यानी स्पंज। और फिर क्या हुआ, फिर उनका जो क्या हुआ, स्पंज यानी सूजन आ गई, और फिर क्या हो गया, आपका कचुम्बर निकल गया। तो ये स्टोरी के थ्रू जो है आप एग्जाम्पल याद रख सकते हो। तो आपको याद रखना है कुकर यानी कुकुरबिट, नारियल तेल डाला यानी नारियल वृक्ष, कार से गया यानी कि कारा, शकरकंद डाला यानी शकरकंद, पपीता खरीदा यानी पपीता, खजूर यानी खजूर, बहुत मारा आपको यानी कि मार्केंसिया, फिर आपने तिल्ली खाई यानी कि तिलचट्टा, फिर आपको टपाटप मारा यानी कि टैपवर्म, आपका खून निकलने लगा यानी कि जोक, आपको सूजन आ गई यानी कि स्पंज, और फिर आपका कचुम्बर निकल गया यानी कि केचुआ। तो ये याद रखना। इसके बाद बात करें गुणसूत्री की संख्या की, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम के बारे में पूछा गया है। तो जीवों के नाम और अर्ध सूत्राणु यानी कि 2n में गुणसूत्री की संख्या, और युग्मकों में गुणसूत्री की संख्या यानी n, तो ये दिया गया है। तो मनुष्य की बात करूँ तो मनुष्य में होते हैं 46 गुणसूत्र। तो n की बात करूँ तो इसका आधा कर दो 23, घरेलू मक्खी 12, इसका आधा 6 हो जाएगा, चूहे में 42, तो इसका आधा करते चले जाएंगे, कुत्ते में 77 और 1 78, यानी कुत्ता में कितने 78, बिल्ली में 38, फल मक्खी में 8, ऑफियोग्लोसम में याद रखना सबसे ज़्यादा गुणसूत्र पाए जाते हैं 1260, सेब की बात करूँ तो 34, धान की बात करूँ तो 24, मक्के में 20, आलू में 48, तितली में 380 और प्याज में 16। तो याद रखना NCERT की बात करें तो हिंदी में कुछ और दिया गया है, इंग्लिश में कुछ और दिया गया है। तो इसमें 16 भी दिया है और 32 भी दिया है। तो अगर 16 एग्जाम में आया तो युग्मकों की संख्या की बात करूँ आदि कितने हो जाएंगे 8, और अगर 32 दिया तो उसके आदि क्या हो जाएंगे 16। यहाँ से अभी तक तो क्वेश्चन नहीं आया वैसे, पर बेसिक तौर पर याद रख सकते हो आप। इसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करते हैं युग्मक संरचना के दौरान कोशिका विभाजन, यानी जब युग्मक की संरचना होती है तो उस दौरान कोशिका विभाजन होता है। तो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं युग्मक जो अगुणित होते हैं, तो अगुणित होते हैं, तो इसके हम लोग बात करते हैं, पहले भी बात कर चुके थे कि युग्मक हमेशा अगुणित होते हैं। तो यहाँ पे जनक की बात करूँ तो जनक चाहे अगुणित हो या त्रिगुणित द्विगुणित होता है। तो हम लोग बात करते हैं युग्मक हमेशा जो है अगुणित होता है, जनक चाहे अगुणित हो या फिर द्विगुणित हो। तो अगर अगुणित पेरेंट्स होंगे ना तो युग्मक बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सूत्रीय विभाजन करना पड़ेगा, क्योंकि गुणसूत्र की संख्या क्या रहनी चाहिए, समान। अगुणित जीव का मतलब क्या हुआ कि उसमें गुणसूत्र की संख्या अगुणित रहेंगी। जब आप समसूत्री विभाजन करोगे तो गुणसूत्र की संख्या समसूत्री में क्या रहती है, समान रहती है। तो युग्मक में कितने गुणसूत्र आएंगे, उतने ही आएंगे अगुणित। लेकिन अगर द्विगुणित है तो फिर क्या करना पड़ेगा, द्विगुणित जनक है तो अर्धसूत्री विभाजन करना पड़ेगा युग्मक को बनाने के लिए। तो द्विगुणित प्राणी था यानी कि उसमें 2n था, जैसे अर्धसूत्री विभाजन किया गुणसूत्र की संख्या आधी हो जाएंगी और युग्मक कैसे बन जाएंगे n।
तो ये हम लोगों को समझ में आ गया कि युग्मक हमेशा जो है अगुणित ही रहते हैं, चाहे जनक यानी कि जो पेरेंट्स हैं वह अगुणित रहे या द्विगुणित, कोई फर्क नहीं पड़ता, युग्मक हमेशा कैसे रहेंगे, अगुणित रहेंगे। तो अगुणित पादप का यानी ऐसी प्लांट बॉडी जो हैप्लॉइड हो, अगुणित हो, तो उसमें आता है मुनेरा, फंजाई, शैवाल और ब्रायोफाइटा। द्विगुणित जन की इकाई की बात करूं यानी कि डिप्लॉइड जो है पेरेंटल बॉडी की बात करूं, तो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं टेरिडोफाइटा आता है, इसमें जिम्नोस्पर्म आता है और एंजियोस्पर्म आता है और मनुष्य आता है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं युग्मक का स्थानांतरण कैसे होगा। तो गैमेट ट्रांसफर की बात करें तो नर युग्मक की बात करें तो ये चलनशील होते हैं और बहुत बड़ी संख्या में होते हैं, और ये जो मादा युग्मक होती है वो अचलनशील होती है। इसलिए जो नर युग्मक होते हैं वो चल कर किसके पास आते हैं, मादा युग्मक के पास में। इसके बाद फंजाई और शैवाल की बात करूँ तो यहाँ पे दोनों किस्मों के युग्मक क्या होते हैं, चलनशील होते हैं, ये आपको याद रखना है। इसके बाद युग्मक स्थानांतरण के लिए किसी न किसी माध्यम की जरूरत होगी, तो आपको याद रखें शैवाल, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा की बात करूँ तो इसमें माध्यम क्या होता है, जल, और बाकी जो है जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म ये तो यहाँ जल से बाहर होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, बीजी पादप की बात करूँ तो बीजी पादप होते हैं ये। तो यहाँ पे क्या होता है, आगे पढ़ेंगे भी हम लोग, तो यहाँ पे क्या होता है कि एक मेल वाला पार्ट होता है जिसको अपन परागकोश कहते हैं, तो उसके अंदर परागकण होते हैं जो नर युग्मक होते हैं, तो उसका स्थानांतरण हो जाता है जिसको अपन पॉलिनेशन कहते हैं। तो ये कीट के द्वारा भी हो जाता है, हवा के द्वारा भी हो जाता है, और भी चीज़ों के द्वारा होता है जो आगे हम लोग देखेंगे। और ये वर्तिकाग्र पे चले जाता है और पॉलन ट्यूब आती है और अंड कोशिका के पास में जो है इस परागकण को पहुंचा देती है। तो बीजी पादपों में किसी न किसी माध्यम से हो जाती है, जैसे कि हवा, पानी या फिर कीट वगैरह या तितली वगैरह की वजह से। इसके बाद यहाँ से आपको याद रखना है पॉलिनेशन के बारे में कि अगर प्लांट जो है द्विलिंगी पादप है, बाइसेक्सुअल प्लांट है जैसे कि मटर, तो इसमें अपेक्षाकृत सरल होता है पॉलिनेशन। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करें निषेचन की, तो अब युग्मक स्थानांतरण के बाद क्या आ जाता है, निषेचन। तो यहाँ पे युग्मक का जो युग्मन होगा उसे अपन युग्मक संलयन कहेंगे, यानी कि गैमेट फ्यूजन कहेंगे। गैमेट फ्यूजन से जाइगोट का निर्माण होगा और जाइगोट निर्माण की प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं, निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन। तो निषेचन की बात करूँ तो कई बार बिना निषेचन के भी जो है नए जीव का निर्माण हो जाता है, तो इस प्रोसेस को हम लोग कह देते हैं पार्थेनोजेनेसिस। तो पार्थेनोजेनेसिस के एग्जाम्पल की बात करूँ तो इसमें आता है रोटीफर्स, मधुमक्खी और छिपकली, और आता है एक पक्षी जिसका नाम है टर्की। तो इसको भी एक स्टोरी के थ्रू याद रखना है। आंखें बंद करिए और इमेजिनेशन करिए, रोड पे चल रहे हो तो आंखें बंद मत करना वरना कोई ठोक देगा। रूम वगैरह पे बैठे हो तो आंखें बंद कर सकते हो और इमेजिनेशन करो कि आपके पास एक रोटी है, उस पर आपने शहद लगाया और दीवार पे छिपकली चल रही थी, आपने उसको मारा और उस छिपकली को रोटी पर रखा, रोल बनाया और आप खाने लगे और आप मस्त एंजॉय कर रहे हो, वाह छिपकली की आँख, छिपकली की नाक, वाह कितना मज़ा आ रहा है। और आप खा ही रहे थे कि एक पक्षी आया और आपके हाथ से उस रोटी को चुरा कर ले गया। उस पक्षी का नाम क्या था, टर्की। तो इस स्टोरी के थ्रू जो है आप याद रखना अनिषेक जनन यानी कि पार्थेनोजेनेसिस के एग्जाम्पल क्या है, रोटी यानी कि रोटीफर्स, अपन ने क्या लगाया था, शहद यानी कि मधुमक्खी। इसके बाद क्या हुआ था, छिपकली को रखा था यानी कि छिपकली, और एक पक्षी ने उड़ा के ले गया यानी कि टर्की पक्षी। इसके बाद हम लोग बात करते हैं युग्मक संलयन यानी कि जिसको अपन सिंगैमी कहते हैं। तो सिंगैमी की बात करूँ तो इसमें आता है बाह्य निषेचन और एक आता है आंतरिक निषेचन। बाह्य निषेचन की बात करूँ जिसको अपन आउटर फर्टिलाइजेशन कहते हैं, आंतरिक निषेचन जिसको अपन इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो आउटर फर्टिलाइजेशन की बात करूँ तो यहाँ पे माध्यम जो होता है वो होता है जल। तो यहाँ पे अधिकतर शैवाल, मछलियाँ और जल स्थल प्राणी आते हैं यानी कि उभयचर प्राणी आते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, युग्मक का संलयन कहाँ होता है, पानी के अंदर ही होता है। तो और आउटर फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, ये शरीर से बाहर होता है। तो यहाँ पे दो लिंगों के बीच में जो है समकालिता जो है प्रदर्शित होना चाहिए, यानी कि दो लिंग जो होता है मेल और फीमेल एक ही समय में आमने सामने आने चाहिए। तो यहाँ पे क्या होता है, काफ़ी संख्या में युग्मक जैसे कि बॉनीफिश और मेंढकों में क्या होता है, ये बहुत भारी संख्या में, बहुत भारी यानी कि बहुत वजन में नहीं, क्वांटिटी में बहुत भारी संख्या में संतानें पैदा करते हैं। और इनकी कमी क्या है कि संतानें जो रहती है इनकी शिकारियों का शिकार बन जाती है, इसलिए जो है ऐसी स्थिति से ये गुजरती है कि जब तक ये बड़ी नहीं होती है, वयस्क नहीं होती है, तो इनकी जो उत्तरजीविता है वो काफ़ी जोखिमपूर्ण रहती है, यानी कि इनकी जो लाइफ रहती है बड़ी खतरनाक रहती है। वो जोखिम रहता है उसको कि कोई बड़ा एनिमल उन्हें ना खा जाए।
इसके बाद बात करें आंतरिक निषेचन की, जिसको अपन इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो यहाँ पे जो स्थलीय जीव में देखने को मिलता है जैसे कि फंजाई, उच्च श्रेणी के प्राणी जिसमें आता है सरीसृप, पक्षी, स्तनधारी एवं अधिकतर पादप। तो यहाँ पे आता है ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो याद रखना जो 5 टाइप के प्लांट होते हैं, तो शैवाल को छोड़कर सारे 4 पौधे यहाँ पे आंतरिक निषेचन करते हैं। तो युग्मक संलयन यहाँ पे जो है शरीर मतलब जीव के शरीर के अंदर ही होता है, उसके भीतर ही होता है। तो जीवों में नर युग्मक चलनशील होता है और बीजी पादप में भी नर युग्मक क्या होता है, 1 मिनट फिर से देखते हैं। जीवों में जो नर युग्मक होता है वो चलनशील होता है, लेकिन बीजी पादप की बात करें तो यहाँ नर युग्मक अचलनशील होता है। इसीलिए जो है कोई भी जैसे कि कीट, तितली, पानी, हवा इनको उड़ा के ले जाती है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं निषेचन पश्च घटना यानी कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, तो पहला तो है जाइगोट, अपन इसमें देखेंगे। तो जाइगोट के विकास की बात करूँ तो जीव के जीवन चक्र एवं पर्यावरण पे क्या करता है, ये निर्भर करता है। यानी जाइगोट के विकास की बात करूँ तो जीव का जो जीवन चक्र चलता है और पर्यावरण, कभी पर्यावरण सही है या नहीं है तो उस पर भी डिपेंड करता है। इसके बाद फंजाई और शैवाल की बात करूँ तो यहाँ पे जो युग्मनज है वो एक मोटी भित्ति विकसित कर लेता है जो शुष्कन तथा क्षति से रक्षा करते हैं। शुष्कन यानी कि सूखना और क्षति यानी कि कुछ डैमेज वगैरह ना हो जाए, इस वजह से वो रक्षा करते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं तो अंकुरन से पूर्व जो है काफ़ी समय, यानी अंकुरन होने से पहले काफ़ी समय तक के ये जो एक काल में चले जाते हैं यानी विश्राम करते हैं, तो उसको अपन विश्रांति काल कहते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि युग्मनज जो है बहुत समय तक के विश्रांति काल में चले जाता है, कहाँ पे, अंकुरित होने से पहले। अभी हम लोग यहाँ पे बात करते हैं लाइफ साइकिल की। तो एक होता है प्लांट में जो लाइफ साइकिल चलती है, एक होता है हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल जिसको कहते हैं अगुणित जीवन चक्र। तो ये देखने को मिलता है फंजाई व शैवाल में। तो यहाँ पे क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म है पहले ही बोल चुके हैं हैप्लॉन्टिक है यानी कि अगुणित है, तो एन। अब यहाँ पे इसको गैमेट बनाना है तो कौन सा विभाजन करेगा, ये समसूत्री विभाजन, तो गैमेट भी एन ही बनेगा। अब ये एक गैमेट यहाँ से बाहर से आ जाता है, कहाँ से, मान लो ये फीमेल का है तो एक मेल का जो है गैमेट आ जाता है, तो एन और एन आप कितने हो जाएंगे, 2n। तो अब क्या बन जाएगा, 2 गैमेट आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, जाइगोट। तो अब जाइगोट में क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा और जो भ्रूण बनेगा वो कैसा बनेगा, एन। और फिर भ्रूण से जो संतान बनेगी वो भी क्या बनेगी, एन। यानी कि जो पेरेंट्स है उसकी संतान भी क्या होंगी, उसी के समान होंगी। तो आपको याद रखना है कि पेरेंट्स के समान ही संतान होंगी, लेकिन जो गैमेट होगा वो एन होगा और जाइगोट क्या होगा, 2n होगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। तो ये ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, अनावृत बीजी और आवृत बीजी और मनुष्य में देखने को मिलता है। यानी शैवाल को छोड़कर सभी पौधों में क्या होते हैं, द्विगुणित लाइफ साइकिल चलते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे कि द्विगुणित ऑर्गेनिज्म यानी कि 2n है, तो अब सिंपल सी बात है कि अगर गैमेट बनाना है तो अब अपन समसूत्री नहीं कर सकते, क्या करना पड़ेगा, अर्धसूत्री विभाजन, ताकि गुणसूत्र की संख्या क्या हो जाए, आदि। तो गैमेट कितने हो गए, n। एक गैमेट बाहर से आएगा मेल वाला, तो एक गैमेट और दूसरा गैमेट आपस में मिलके n और n 2n बना लेंगे यानी कि जाइगोट बना लेगा। अब जाइगोट से भ्रूण बनाना है तो क्या करोगे, समसूत्री विभाजन करोगे। क्यों, क्योंकि जैसे पेरेंट्स से वैसे ही बनानी है अपने को संतान, तो भ्रूण से क्या बन जाएंगे फिर संतान। इसके बाद सेकंड पार्ट हम लोग बात करते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस यानी कि भ्रूणोद्भव, कि भ्रूण का निर्माण कैसे होता है। तो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, तो यहाँ पर जो है कोशिका विभाजन करती है और कोशिका विभेदीकरण यानी कोशिका विभाजित होंगी और कोशिका विभेदीकरण यानी डिफ्रेंशिएट हो के छोटी छोटा जो कोशिका थी वो बड़ा बड़ा स्ट्रक्चर बनाते चली जाएंगी। इसके बाद प्राणियों की बात करें तो 2 प्रकार के हम लोगों को प्राणी देखने को मिलते हैं, एक होते हैं अंडप्रजक और दूसरे होते हैं सजीव प्रजक। अंडप्रजक की बात करें तो जिसको अपन कहते हैं ओविपेरस और सजीव प्रजक यानी कि विविपेरस। विविपेरस वो प्राणी होते हैं जो बच्चों को जन्म देते हैं और अंडप्रजक या ओविपेरस वो प्राणी होते हैं जो बच्चों को जन्म कैसे देते हैं, अंडों के रूप में देते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पे फिनिश होता है। तो इस ऑडियो को बार बार आप सुनते चले जाना क्योंकि इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, तो आपको अच्छे से ये चैप्टर जो है याद हो जाएगा, मेमोराइज हो जाएगा। तो बाकी हम लोग मिलेंगे इसी तरह हंसते हुए मुस्कुराते हुए नेक्स्ट ऑडियो में। तो जब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड गो फॉर सक्सेस। और कोई नया व्यक्ति हो जो इस ऑडियो को सुन रहा हो और इस ऑडियो के नोट्स अगर आपको चाहिए हो तो आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाके देख लीजिएगा, या आप मुझे पर्सनली जानते हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, और अगर आप मुझे नहीं जानते हो तो आप जो है ना डिस्क्रिप्शन में जाके चेक करिएगा, तो वहाँ आपको कुछ डिटेल मिल जाएंगी नोट्स से रिलेटेड। चलिए, तो बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। क्लास में मीन्स ऑडियो में। थैंक यू।